हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम लेटेस्ट अपडेट, बिग ब्रेकिंग अपडेट। जी हाँ फ्रेंड्स, बिग ब्रेकिंग अपडेट। आप लोग लगातार पूछ रहे थे एग्ज़ाम कब से शुरू होगा, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें जो है सोशल मीडिया पर लगातार फैल रही हैं। कोई बोल रहा है 23 फरवरी से ही एग्ज़ाम हो जाएगा, कोई बोल रहा है 23 मार्च से होगा, कोई बोल रहा है 18 मार्च से होगा। यहाँ तक कि 18 मार्च का एक नोटिस भी वायरल हुआ था, आप लोग देखे भी थे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूज़न बने हुए हैं, लेकिन मैं आप लोग से बार बार कह रहा हूँ, केवल आप लोग अपने प्रिपरेशन पर फोकस करें, बाकी किसी बात पर ध्यान न दें। क्योंकि अगर आप प्रिपेयर्ड रहेंगे तो एग्ज़ाम आज हो या 2 महीने बाद हो या फिर 1 साल बाद हो, आप अच्छा कर पाएंगे। और अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं रहेंगे, केवल एग्ज़ाम डेट्स के पीछे भागेंगे, तो फिर क्या होगा, एग्ज़ाम डेट्स आकर चले भी जाएंगे और आप कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ आपको कन्फर्मली बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि आपका ग्रुप डी एग्ज़ाम जो है किस दिन से शुरू होने वाला है। और आप लोग कट ऑफ पर भी बार बार कमेंट कर रहे थे कि मैं कट ऑफ पे वीडियो लाऊं, कट ऑफ पे वीडियो लाऊं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं फाइनली, अगर एग्ज़ाम एनएसईआईटी के ही थ्रू होता है तो फिर कट ऑफ आपका बहुत हाई जाने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ज्वाइनिंग में भी देरी होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, ज्वाइनिंग में भी देरी होगी, जहाँ पे गवर्नमेंट जानबूझकर नहीं फंसाएगी, बट कैंडिडेट्स की वजह से ये वैकेंसी फंस जाएगी अगर एनएसईआईटी एग्ज़ाम कराती है तो। अब आप लोग कहेंगे कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसके पीछे का लॉजिक समझना ज़रूरी है फ्रेंड्स। मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ, आप जितना भी देखेंगे एनएसईआईटी एग्ज़ाम कराई है, उसमें कुछ ना कुछ लफड़ा ज़रूर हुआ है और वो वैकेंसी ज़रूर फंसी है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ और क्या कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट की। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कट ऑफ, फिर ज्वाइनिंग की बात करेंगे, कब तक ज्वाइनिंग हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट के बारे में जैसा कि मैं कहा, बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कोई अभी भी चिल्ला रहा है कि 23 फरवरी से ही एग्ज़ाम हो जाएगा, कोई बोल रहा है 23 मार्च से होगा और कोई 18 मार्च, और यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी हैं जो अप्रैल से भी उम्मीद दिला रहे हैं कि अप्रैल से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, रियलिटी ये है कि अभी तक जो है आपसे केवल सजेशंस और कंसर्न्स मांगे जा रहे हैं, जिसका अभी जो डेडलाइन है वो ओवर नहीं हुआ है, अभी 16 फरवरी तक है। और उसके बाद 4 मार्च तक जो है कमेटी अपना रिपोर्ट देगी। ठीक है, आरसीबी को या फिर मिनिस्ट्री को। जब रिपोर्ट देगी तो उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाएगा कि कब क्या करना है। तो फिर तत्काल फ्रेंड्स एग्ज़ाम डेट्स नहीं घोषित होते हैं, कोई भी काम करने में 2-2.5 महीने का समय लगता है। ठीक है, फिर से उन्हें सब कुछ चेक करना होगा, क्वेश्चन पेपर्स प्रिपेयर करने होंगे, बहुत कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो इतना आसान नहीं है कि अप्रैल से हो जाएगा। और मैं आपको बताया भी था कि आपका एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होने वाला है। और वैसे भी ये बात ऑलमोस्ट कन्फर्म हो चुका है कि पहले सीबीटी 2 होगा, उसके बाद ग्रुप डी होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अभी तक भी बहुत से यूट्यूबर्स कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे थे, कह रहे थे सीबीटी 2 नहीं होगा, अभी ये होगा वो होगा। लेकिन मैं शुरू से क्या कह रहा था फ्रेंड्स कि सीबीटी 2 पहले होगा, क्योंकि ग्रुप डी में क्या है, बहुत सारा लफड़ा भी चल रहा है, तो वो देर हो जाएगा। पहले कोर्ट केस की वजह से देर हुआ, ठीक है, उसके बाद अब ये जो नया मतलब इशू हो गया एजेंसी वाला या फिर मेडिकल स्टैंडर्ड वाला, इसके वजह से देरी हो सकता है, क्या हो ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जिसे साफ कंफर्म हो जाता है कि ग्रुप डी एग्ज़ाम जो है अभी सीबीटी 2 से पहले नहीं होने वाला है, पहले सीबीटी 2 ही हर हाल में होगा। और सीबीटी 2 के बारे में आपको बता चुका हूँ कि सीबीटी 2 कब से होने वाला है। ठीक है, वैसे ही हमारा वीडियो पूरा जो है ग्रुप डी पे मतलब है, तो हम पूरा ग्रुप डी की ही बात करेंगे, अभी एनटीपी सीबीटी 2 की बात नहीं करेंगे। अब सीबीटी 2 मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ग्रुप डी सीबीटी 2 मत समझ लीजिएगा कि ग्रुप डी सीबीटी 1 हुआ तो सीबीटी 2 कैसे पहले हो जाएगा। ठीक है, और ग्रुप डी में सीबीटी 2 नहीं रहेगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ। बस ये लोग ऑफिशियली अभी नहीं बोलेंगे और मीडिया में झूठा अफवाह फैलाया जाएगा कि सुशील कुमार मोदी जी ने डिमांड की और बातें मान ली गई हैं। अगर उनकी बातें मान ली गई हैं तो एक ही बात की डिमांड कई बार क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ उनकी डिमांड से मतलब नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ मतलब आपके कंसर्न सजेशन से है, आपके प्रोटेस्ट से है। आप लोगों ने फिजिकल प्रोटेस्ट किया, जिसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है, और जो कमेटी है वो हर बोर्ड में लगभग मिलने जा रही है, वहाँ से भी उसका इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो आप किसी नेता के बहकावे में ना आए, केवल अपने काम पर फोकस करें, अपने प्रिपरेशन पर फोकस करें कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और आपकी डिमांड जरूर मानी जाएगी। और नहीं मानी जाएगी तो फिर रास्ता बचा हुआ है फ्रेंड्स फिजिकल प्रोटेस्ट का, क्योंकि बिना फिजिकल प्रोटेस्ट के यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। मैं शुरू से कह रहा हूँ, आप ट्विटर कैंपेन तो पिछले 2-2.5 साल से कर रहे हैं, पर कभी आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, और फिजिकल प्रोटेस्ट केवल 2 दिन किए, तत्काल रिस्पॉन्स मिल गया, सब कुछ सच्चाई आपके सामने है। तो इसीलिए मैं शुरू से चिल्ला रहा था फ्रेंड्स कि आप लोग ट्विटर कैंपेन के भरोसे ना बैठो, फिजिकल प्रोटेस्ट करो, फिजिकल प्रोटेस्ट करो। ठीक है, लेकिन फिजिकल प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि हम वायलेंस करें। हमें जितने अधिकार संविधान ने दिया है उसी का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, हम ट्रेन वगैरह रोक सकते हैं, भीड़ में वो चल सकता है, वो अपराध नहीं है। ठीक है, हम
चक्का जाम वगैरह कर सकते हैं, बट कभी भी किसी भी संपत्ति को हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, चाहे सरकारी संपत्ति हो चाहे किसी का प्राइवेट हो। और सरकारी संपत्ति तो मतलब अपनी संपत्ति खुद होती है। तो जो आगजनी वगैरह हुआ था उसका मैं कभी सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं शुरू से करता ये सब काम नहीं करना चाहिए आपको। बट उसमें क्या हुआ कि कुछ लोग फंस गए, 4 बच्चे अभी भी जेल चले गए, ठीक है। और 6 टीचर्स जिनके ऊपर FIR हुआ है उनको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि उनका भी नाम उसमें आ गया है। बच्चों ने खुद बोल दिया है कि यही लोग हमें कहें ये काम करने के लिए। अभी खान सर के ऊपर रोक लग गया है कि बिहार से बाहर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए उनके साथ क्या होता है, वो उनका पर्सनल मैटर है। और अगर आप लोग उनके बचाव में आगे आएंगे तो आपको बच्चों के भी बचाव में आगे आना चाहिए। लेकिन आप लोग बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि टीचर तो वैसे फ्रेंड्स बच्चों के ही बदौलत बनते हैं टीचर। तो आप लोग पहले बच्चों को बचाइए, फिर टीचर ऑटोमेटिक बच जाएंगे। लेकिन उन 4 बच्चों के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, ठीक है। तो अलग मैटर हम बात नहीं करेंगे, पहले ग्रुप डी एग्जाम की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपको बताया था कि आपका ग्रुप डी एग्जाम जो है जून लास्ट वीक या फिर जुलाई में स्टार्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स यही बात है, अगर जून लास्ट वीक में नहीं हो पाता है तो जुलाई में मैक्सिमम 10 से 15 जुलाई तक आपका एग्जाम जो है स्टार्ट हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब अगर हम कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ हाई क्यों जाएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑलमोस्ट सिलेक्शन होता है CBT मतलब फर्स्ट में या केवल सिंगल CBT में ही, उसमें 70% लोग जो होते हैं वो करप्ट लोग हो जाते हैं, पैसा दे करके हो जाते हैं अगर एग्ज़ाम NSEIT कराती है तो, ठीक है। अब जब 70% लोग पैसे दे करके सोर्स लगा करके अपना मार्क्स बढ़वा लेंगे एग्जाम में, तो आप सोच सकते हैं कट ऑफ कितना हाई जाएगा। क्योंकि आप UPSI का तो आंसर की देख ही चुके हैं, ठीक है। उसमें क्या हुआ था 160 क्वेश्चन लोग सही करके आए हैं, कोई 159 करके आया, कोई 158 करके आया है। और जो बेचारे ईमानदार है, मेहनत से पढ़ रहे हैं, वो 160 में 100 क्वेश्चन भी क्रॉस नहीं कर पाए हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे अभी भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्या आप NSEIT एग्जाम करवाना चाहते हैं या फिर TCS एग्जाम करवाना चाहते हैं या फिर किसी न्यू एजेंसी से एग्जाम करवाना चाहते हैं। यानी अभी भी आपके पास 3 ऑप्शन बचा हुआ है और अभी आपके पास टाइम भी है, आप अपने प्रयास में सफल भी हो सकते हैं। अगर ये लोग एजेंसी चेंज कर देते हैं तो बहुत लोगों को नौकरी मिल जाएगी। जो गरीब बेचारे 2-3 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं इस ग्रुप डी एग्जाम के लिए, ग्रुप डी भर्ती के लिए, उनको फायदा मिल जाएगा, उनको मौका मिल जाएगा। अदरवाइज वो क्या होगा, गरीब के गरीब ही रह जाएंगे और जो पैसे वाले रहेंगे पैसा दे करके यहाँ भी नौकरी पा जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमारे सारा सिचुएशन किस पे है, अगर ये एग्जाम NSEIT कराता है तभी आपका एग्जाम जो है इस महीने हो पाएगा और कट ऑफ भी हाई जाएगा। अगर NSEIT नहीं कराता है, कोई अदर एजेंसी आता है तो 1-2 महीने और लेट हो जाएगा, TCS आता है तो 1 साल पूरा लेट हो जाएगा, ठीक है। और जो ज्वाइनिंग में देरी की बात है ये भी NSEIT के ही वजह से हो रहा है, मैं बताऊंगा कैसे अभी। तो पहले हम कट ऑफ पे चर्चा करते हैं कितना जा सकता है। जैसा कि मैं बताया फ्रेंड्स आप लोग को कि 70% जो है मतलब क्या होता है, लोग पैसे दे करके सिलेक्शन पा जाते हैं। तो जब 70% सिलेक्शन पा जाएंगे, केवल 30% में फाइट होगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कट ऑफ कितना हाई रहने वाला है। तो इस हिसाब से आपका कट ऑफ फ्रेंड्स जो है 90 प्लस रहने वाला है। अगर इसके बाद भी आपकी आंखें नहीं खुलती हैं, आप इसका विरोध नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप समझ लीजिए कितने महान हैं और आप कभी नौकरी के लायक हो ही नहीं सकते हैं। अगर आप इतनी करप्ट एजेंसी का विरोध नहीं कर सकते हैं तो, ठीक है। कम से कम सपोर्ट ना करें तो विरोध तो कर सकते हैं, सॉरी मतलब कम से कम आप विरोध ना कर सके तो सपोर्ट भी तो ना करिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ विरोध की वजह कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि वो सही है। भाई आप उस एजेंसी के बारे में कितना जानते हैं, जितने एग्जाम्स कराइए पहले उसका रिकॉर्ड चेक करिए, एक भी एग्जाम उसका फेयर नहीं हुआ है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो मतलब अच्छी एजेंसी है और जल्द से जल्द एग्जाम हो जाएगा तो फायदा ही मिलेगा, जल्दी नौकरी मिलेगी। अरे भाई जब नौकरी मिलेगी तब ना जल्दी बात आएगी, जल्दी वर्ड आएगा। नौकरी यहाँ मिलेगी ही नहीं, नौकरी उन्हें मिलेगी जिनके पास पैसा होगा, जिनके पास जुगाड़ होगा, ठीक है। क्योंकि 90 प्लस कट ऑफ रहने वाला है। अब बात करते हैं ज्वाइनिंग में देरी क्यों होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, जब इसका एग्जाम होता है, पेपर आउट होता है, न्यूज़ में आता है, मीडिया में आता है, फिर बच्चे कूट जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होगा, ऑलमोस्ट फिक्स है। अगर NSEIT ही एग्जाम कराती है तो, ठीक है, आप ही लोग कोर्ट जाओगे और जब कोर्ट जाओगे तो वैकेंसी फंसेगी, फिर गवर्नमेंट कहेगी इसमें हम थोड़ी देरी कर रहे हैं कि बच्चे खुद फंसा रहे कोर्ट केस करके, ठीक है, जबकि हम सही से प्रोसेस कराना चाहते हैं। और वैसे मैं बता चुका हूं कि जो दोनों वैकेंसीज है NTPC या ग्रुप डी, इसको 2024 इलेक्शन तक ले ही जाना है हर हाल में, चाहे कुछ हो जाए। और उससे पहले 1-2 वैकेंसी नहीं निकाल दी जाएगी, केवल नोटिफिकेशन, उनका एग्जाम वगैरह नहीं होगा, लेकिन इनका क्या ज्वाइनिंग लगभग स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो यही सब कुछ चल रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे समझ सकते हैं। लेकिन आप लोग को NSEIT का विरोध करना ही पड़ेगा ताकि फिर से मतलब कि कोई इशू ना खड़ा हो और आप लोग को सही सलामत नौकरी मिल सके। क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी में जब इतना हाई कट ऑफ जाएगा तो आप सोच सकते हैं जब कम पोस्ट की वैकेंसी आएगी तब क्या होगा, और अगर वहाँ भी रेलवे NSEIT से एग्जाम कराने लगे तब क्या होगा। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि कितना बुरे दिन आने वाले हैं अगर ऐसा सिचुएशन रहा तो आप लोग को NSEIT का विरोध करना ही होगा फ्रेंड्स, हर हाल में। मैं तो आपसे यही कहूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।